नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रोपवे परियोजना में देरी पर भड़के सीएम धामी। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, समय पर पूरा करें काम वरना होगा एक्शन। देहरादून में सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम, सीएम ने की शिरकत। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने लगाए स्टॉल, मुख्यमंत्री धामी ने की खरीदारी। प्रदेश में नहीं शांत हो रहा हल्द्वानी के रैली स्थल के शुद्धिकरण का मसला। पहुंचा लोक भवन, कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल से शिकायत, मामले में कार्रवाई की मांग। रक्षाबंधन के त्योहार पर सियासी दलों को आई प्रदेश की बहनों की याद। पक्ष विपक्ष के नेता कर रहे कार्यक्रम, महिलाओं से जुड़ी बदहाल व्यवस्थाओं ने माननीयों की मंशा पर उठाए सवाल। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में लंबित पड़ी रोपवे परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी सख्त नजर आ रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास में रोपवे परियोजनाओं की बैठक ली और बैठक में नीलकंठ रोपवे, केदारनाथ रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे, यमुनोत्री रोपवे के साथ ही मसूरी रोपवे की समीक्षा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था से प्रोजेक्ट पर अपडेट लिया और साथ ही निर्धारित समय में परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। ऐसी सभी ट्रेनों का भी काफ़ी काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। वहीं रोपवे के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाएं हमारी चल रही हैं। वो परियोजनाएं तय समय पर आए, जैसे हमारा ऋषिकेश में नीलकंठ वाला रोपवे है, और इसी तरह से जो है हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो या केदारनाथ का रोपवे हो, खलिया टॉप का रोपवे हो, सुरकुंडा मैया का रोपवे अभी प्रारंभ हो गया है। इसके अतिरिक्त मसूरी और यमुनोत्री के लिए भी जो है हमारा रोपवे प्रस्तावित है। काठगोदाम से नैनीताल के रोपवे के ऊपर भी बात चल रही है। अनेक रोपवे परियोजनाएं हमारी चल रही हैं, सभी को समय पर पूरा किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को और आसानी हो। इसी प्रकार से ओली का रोपवे, चूँकि उसका भी एक नया अलाइनमेंट ढूंढा जा रहा है, तो जहाँ जहाँ संभावना है उन सब पर काम हो रहा है। सोमवार को सीएम धामी ने राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार की गई राखियों को न सिर्फ खरीदा, बल्कि अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई। इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को सराहा। सीएम धामी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूह की बहनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए विशेष फोकस कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत बड़ी संख्या में मातृशक्ति को आजीविका का अवसर मिला है। हमारी बहनें बहुत मेहनत से काम करती हैं, अनेक प्रकार के समूह चलाती हैं, अपना अच्छा उत्पाद बनाकर रोजगार भी करती हैं, स्वरोजगार भी करती हैं, अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ती हैं, और लोगों को भी उनका जो उत्पाद है वो बहुत पसंद आता है, लोग उसको खरीदते हैं। और हमारा भी प्रयास रहता है हर समय कि उनके उत्पाद को विपणन के लिए जगह मिले, और हर जगह पर ब्लॉकों में और जो हमारे ऐसे काउंटर हैं उन सभी पर जो है उनके उत्पाद रखे जाएं और उनको वहाँ पर विपणन मिले। तो बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं, और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आते ही सियासी पार्टियों को प्रदेश की बहनों की याद आने लगी। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम का आयोजन कर रक्षाबंधन मना रही है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसने सीधे सियासी दलों की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या वाकई ये रक्षाबंधन है या फिर चुनावी बंधन। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मनाया जा रहा रक्षाबंधन या चुनावी बंधन, महिलाओं को साधने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। पूरे साल नहीं आती बहनों की याद, क्या सियासी फायदे के लिए मनाया जा रहा त्योहार। सियासत में कहते हैं कोई भी किसी का सगा नहीं होता और नेताओं का हर कदम राजनीति से प्रेरित होता है। अब इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाते ये सियासी दल, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां इन दिनों रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
जहां नेता प्रदेश की बहनों से रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महिलाओं ने कार्यक्रम को लेकर कई सवाल उठा दिए। मंत्री गणेश जोशी के कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने क्या कुछ खुलासा किया, आप खुद ही सुनिए। क्या है ये बताओ। अच्छा, और क्या मिला है? और ये इसमें मिठाई का नाम लेकर भालू सही दे रखी। अच्छा, बताओ कितनी देर से खड़े हैं आप? 11 बजे से। अच्छा अच्छा, और आप? 11 बजे से खड़े। अच्छा अच्छा अच्छा, पानी तक नहीं मिला आपको? व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ऐसे खड़ी हुआ धूम में जी। शाम के टाइम 6 बजे के बाद साड़ियाँ दे रहे हैं। कुछ तो महिलाएं तारीफ कर रही थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो करती होंगी, कर रही होंगी। तुम्हारी सरकार चल रही है, किसी ने सरकार चल रही है। कांग्रेस वालों ने बढ़िया प्रोग्राम। उन्होंने क्या क्या करा था? उन्होंने सचिवालय के सामने साड़ी वाड़ी बांटी और खाना खिलाया सबको। 3 काउंटर खाने के लगा रखे थे उन्होंने। अच्छा, राजमा चावल, छोले चावल, रायता जी, और क्या सिमाई जी, और क्या उससे बढ़िया तो इन्होंने करा। महिलाओं के मुताबिक उन्हें भीड़ की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया गया। घंटों इंतजार करके भी बीजेपी के कार्यक्रम में कोई सम्मानजनक तोहफा नहीं दिया गया। अब विपक्ष ने इस पर निशाना साधा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के इस त्यौहार में जो है बहुत सारे लोग जो है रक्षाबंधन जो है मनाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको रक्षाबंधन के नाम पर बुला करके अगर उनका उत्पीड़न होता है तो उससे गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। जिस प्रकार से सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। आज इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में जो है 10 साल होने को जा रहे हैं और 10 साल के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं में कि स्वास्थ्य की सुविधा, सड़क की सुविधा, पेयजल की सुविधा, उन्हीं पे ही तुम काम नहीं कर पाए हो। स्कूलों को तो तुमने बर्बाद करके रख दिया। कम से कम 2000 स्कूलें जो है हमारी उत्तराखंड में और पहाड़ में जो है लगभग बंद हो चुकी हैं। वहाँ जो है एक भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता, स्कूल बंद हो गई है। तो ये किसकी कमी है? वहीं बीजेपी इन आरोपों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि रक्षाबंधन कार्यक्रम पर कांग्रेस एजेंडा चला रही है। विपक्ष जिस प्रकार से रक्षा सूत्र जैसे पवित्र कार्यक्रम को लेकर एक एजेंडा बना रही है, उससे साफ तौर पर साबित होता है कि इनकी धरातल पर महिलाओं के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की अहम चीजें नहीं रह गई हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम को लेकर शुरुआत और एक एजेंडा जो सेट किया गया है वो कांग्रेस द्वारा ही किया गया। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को लेकर सियासत की जा रही है? रक्षाबंधन मनाने वाले नेताओं से सीधा सवाल है कि आखिर पूरे साल भर आप कहां थे? प्रदेश की बहनों की रक्षा आखिर क्यों नहीं की? पहाड़ों पर प्रसव पीड़ा से दम तोड़ती बहनों की मदद के लिए तब आप क्यों आगे नहीं आए? आखिर क्यों सिर्फ सियासी फायदे के लिए इन बहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है? रक्षाबंधन के बहाने क्या सियासी पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है? ये वाकई में रक्षाबंधन है या फिर चुनावी बंधन? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह, अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने नेताओं के पुराने रिश्तों की पूरी फाइल खोलकर रख दी है। उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत ने खुद को सबसे बड़ा और मंत्रियों को अपना चेला बता दिया। देखिए रिपोर्ट। बड़े बोले हरक ने फिर बोले बड़े बोल, खुद को बताया सियासत का किंग, मंत्रियों को बताया अपना चेला। कई नेताओं ने ली हरक से पॉलिटिकल ट्रेनिंग। हरक की पाठशाला में किस किसने की पढ़ाई? राम सिंह खेड़ा मेरा चेला, आज मंत्री हो गया। धन सिंह भी मेरा ही चेला, वो भी मंत्री हो गया। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने खुद को उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेता बताया और बाकी मंत्रियों को अपना चेला बता दिया है। हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड की सियासत में खुद को किंग बताया और बाकी मंत्रियों को चेला बता दिया। हरक सिंह रावत ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने पॉलिटिकल ट्रेनिंग किसे किसे दी है और उनकी पाठशाला में आखिर किस किस ने पढ़ाई की है।
दरअसल अपने बयानों से चर्चाओं में रहने वाले हरक सिंह रावत ने अपने राजनीतिक अनुभव और कद का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तराखंड की राजनीति में आज मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंच चुके लोगों को उन्होंने ही पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी है। हरक सिंह रावत के मुताबिक तीरथ सिंह रावत, धन सिंह रावत, मंत्री राम सिंह खेड़ा, भरत चौधरी समेत कई नेता हैं जो उनके चेले हैं। यानी हरक के हिसाब से सियासत की पाठशाला में कई आज के बड़े चेहरे कभी उनके शागिर्द हुआ करते थे। राम सिंह खेड़ा मेरा चेला आज मंत्री हो गया, धन सिंह भी मेरा ही चेला, वो भी मंत्री हो गया। भरत सिंह चौधरी को मैंने 2012 में बुरी तरह हराया था जमा उसको, वो भी आज मंत्री हो गया। वो प्रदीप बत्रा भी रोज मेरे यहाँ बैठा रहता, वो मंत्री हो गया। तो अब जब तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड मुख्यमंत्री हो गया, धन सिंह मेरा चेला वो भी मुख्यमंत्री हो गया, तीरथ मेरा चेला वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो गया। तो कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो ना, आज गोदयाल भी मेरा छोटा भाई है, 2002 में राजनीति में आया, प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष है। अगर मंत्री की सीनियरिटी देखी जाए तो केवल हरबंस कपूर जी चले गए, ज्यादातर लोग चले गए। निशंक जी 98 में बने मंत्री उत्तर प्रदेश में। अब सबसे पुराना मंत्री उत्तर प्रदेश में मैं हूं, उत्तराखंड में। हरक ने अपनी राजनीतिक वरिष्ठता का भी पूरा हिसाब किताब दे दिया। उन्होंने एनडी तिवारी सरकार के दौर से लेकर उत्तर प्रदेश में मंत्री बनने तक के अपने लंबे राजनीतिक सफर का भी जिक्र किया और खुद को आज भी सबसे पुराने और अनुभवी नेताओं में बताया। जैसे मैंने अपने को कहा कि मैं तो अपना सिपाही का लड़का हूँ, गरीब घर से पैदा हुआ, 10 पैसा मेरे पे जब फीस जमा करने के लिए नहीं होता, तो ये कोई बेइज्जती है क्या? ये तो इज्जत है कि हमने उस क्राइसिस में जिंदगी जी है। आज भगवान की कृपा से 25 साल यूनिवर्सिटी नौकरी करी, 6 बार का MLA हूँ, 7 बार का मंत्री पद की शपथ लिए, 2 बार जो है स्टेटस वाला विपक्ष नेता भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो 9 बार एक गरीब घर में पैदा होने के बाद 9 बार अगर कोई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 7 बार मंत्री के और 2 बार मंत्री का स्टेटस के क्या शपथ लेता हो, जिस व्यक्ति ने करेला, प्याज और मूली बेची हो, श्रीनगर में लकड़ी बेची हो, घास बेचा हो, तो ये कोई मेरी तो ही नहीं, क्या ये तो उपलब्धि है। अब हरक सिंह रावत के इस बयान ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। हरक ने तो अपना सियासी रिपोर्ट कार्ड खोलते हुए खुद को सियासत में सबसे बड़ा और मौजूदा मंत्रियों को अपना चेला बताया। लेकिन ऐसे में सवाल है कि हरक सिंह रावत पुराने रिश्तों की याद दिलाना चाहते थे या फिर आज के नेताओं को अपनी सियासी कोचिंग की याद दिला रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में आज भले ही नेता बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हों, लेकिन हरक की नजर में आज भी वो चेला ही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2027 चुनाव में मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी का टिकट फाइनल होता नजर आ रहा है। सीएम धामी के देहरादून के हाथीबड़कला में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान के बाद माना जा रहा है कि सुनील उनियाल गामा को झटका देते हुए पार्टी फिर गणेश जोशी पर दांव खेल सकती है। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने मंत्री गणेश जोशी की तारीफ करते हुए इसके संकेत दे दिए। सीएम धामी जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने मेरे संदेह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जनता गणेश जोशी को भरपूर वोट देगी। मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। वैसे तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, हमारी पार्टी कई रिसर्च करती है। गणेश जोशी जी हमारे यहाँ पर जो विधायक अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करते हैं उसमें से एक इनका रिसर्च में आता है। और थी वो तो रिसर्च थी, लेकिन आप लोगों ने तो मेरा सारा संदेह समाप्त कर दिया। अब 1% का भी कोई संदेह नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग तो अब वोट तो 6 महीने बाद होगा कि 5 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है एक एक दिन आप सब इंतजार करोगे कि चुनाव का दिन आए और हम सारे के सारे अपने भाई को जो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है उस चुनाव में जो भरपूर वोट देकर आ जाएं और इतने वोट दे दें
उसमें से कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल निकलेगा और इतने कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की झड़ियां ही झड़ियां लग जाएंगी। हल्द्वानी के रामलीला मैदान के शुद्धिकरण का मुद्दा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ी है। सोमवार को नाराज कांग्रेस नेताओं के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी देहरादून स्थित लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संसद में जेपी नड्डा ने भी मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही थी। बावजूद इसके प्रदेश स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम स्थल का इस तरह शुद्धिकरण किया जाना सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा है। लोक भवन पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिस तरह महामहिम राज्यपाल जी से हमने आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला, हमने ये दुख व्यक्त किया कि हल्द्वानी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की जनसभा के बाद जिस तरह उस रामलीला मैदान का शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल छिड़का गया, ये निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान है। अब तक माननीय राज्यसभा में जब खड़गे जी ने बात उठाई थी और नड्डा जी ने आश्वासन दिया था कि इस पे जांच होगी, गंभीरता के साथ जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कह रही हो हमारा कार्यकर्ता, मैं कह रहा हूँ चाहे भाजपा कार्यकर्ता है या नहीं है, किसी पार्टी कार्यकर्ता है नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, समाज में मतभेद फैलाने का जो काम कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ पर रैली करते हैं वहाँ पे भाजपा के लोग शुद्धिकरण का काम करते हैं, क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। और आज हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात करी। इस पूरी घटनाक्रम के लिए जेपी नड्डा जी ने सदन में माफ़ी मांगी और उसमें बोला था कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड की का जो प्रशासन है, अभी तक इस पर कोई भी उचित कदम नहीं उठाया है। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने रामलीला मैदान में, हल्द्वानी में जिन्होंने शुद्धिकरण का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वंदे मातरम के अधूरे गायन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने वंदे मातरम का अधूरा गायन कर राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है, लेकिन बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भट्ट ने बताया कि अब बीजेपी राष्ट्रीय गीत के सम्मान में जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाएगी और पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का गायन किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस नेताओं की झूठी राष्ट्रभक्ति बेनकाब हो गई है, क्योंकि जो पार्टी संविधान की प्रतियां लेकर घूमती हैं वह राष्ट्रगीत के पूर्ण रूप से गाने के संवैधानिक और नैतिक अधिकार का विरोध कर रही है। भाजपा का सीधा सीधा आरोप है कि वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर भी कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत का पूरा गाने से रोकना और फिर उसी क्रम में अधूरे गायन का प्रस्ताव पारित करना इसका प्रमाण है। 2027 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जनता को साधने के लिए अपनी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी मंथन शुरू है। बात अगर रुद्रपुर विधानसभा सीट की हो तो यहां पर वर्तमान में बीजेपी से शिव अरोड़ा विधायक हैं, लेकिन क्या 2027 में एक बार फिर पार्टी उन पर भरोसा जताएगी? इसी को लेकर हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने शिव अरोड़ा से खास बातचीत की। नमस्कार, रफ्तार मीडिया 66 विधानसभा रुद्रपुर में मेरे साथ इस बार बहुत ही खास व्यक्ति है रुद्रपुर के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी। करेंगे कुछ खास बात हमारे लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया। विधायक जी, सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल बहुत ठीक है। रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय जनता से आपने बहुत कुछ वादा किया था, उस वादा को किस रूप में आपने निभाया अभी तक? और लगभग 5 साल होने जा रहे हैं, कितना आपने कन्फर्म पूरा कर चुके, बाकी क्या क्या अधूरा रह गया? देखिए, जब रुद्रपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के बाद मैं विधायक बना, तो स्वाभाविक रूप से जो एक विधायक के सामान्य काम होते हैं, नाली, खड़ंजा, मोहल्ले की सड़कें, छठ घाट, मंदिर, गुरुद्वारा, शमशान घाट, हमारे हाई मास्ट लाइट, ये सारे काम जितने होते हैं वो तो हमने सहज रूप से हर विधायक की तरह से किए, लेकिन रुद्रपुर का एक विजन लेके 2022 से हमने काम आरंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का उसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा और रुद्रपुर के अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसे लेके क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उस दिशा में बहुत आगे हम आ गए। हमने
2022 में प्रस्ताव दिया यहाँ पर एक रिंग रोड का, 1100 करोड़ रुपए की 21 किलोमीटर की रिंग रोड इसी कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है और क्षेत्र की जनता को जाम से निजात मिलती है। और जाम के साथ साथ एक नए रुद्रपुर के उसमें सूत्रपात होता है। जहाँ तक हम बात करते हैं इस रुद्रपुर की और सारी सुविधाओं की, रुद्रपुर के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या थी ट्रंचिंग ग्राउंड की, एक कूड़े का पहाड़ जिसके कारण से महामारी का डर बना रहा था, पिछले 50 साल से था। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी ये कूड़े का पहाड़ समाप्त हो जाएगा। हम मिलके नगर निगम के साथ मिलके प्रयास किया और आज सबने देखा कि सामूहिक प्रयास से वह कूड़े का पहाड़ जो 50 साल से था एक चमत्कार की तरह, वह कूड़े का पहाड़ समाप्त हो गया। वहाँ पे एक बहुत सुंदर पार्क बन गया। चैनलों में ये दिखाया जा रहा है कि कुछ सिटिंग विधायक व कुछ कैबिनेट मंत्री का सीट काट सकता है, उसमें कुछ अभाव बनाया जा रहा है कि श्री वर्मा का नाम इसमें है, क्या कहना? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, चुनाव नज़दीक आते आते अफवाहें का बाजार गर्म होता चला जाता है। जो काम करने वाले लोग हैं अफवाहों में कभी भी नहीं जाते। आप देखेंगे मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव काम करने का। मैं अनावश्यक रूप से कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देता, आक्रोश में नहीं आता, जवाब नहीं देता और इस तरह की अफवाहें आती रहती हैं। पहली बात तो पार्टी ने खुद ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है, इस तरीके कोई भी जिसे कहते हैं सर्वे नहीं हुआ है, जिस तरह के सर्वे मीडिया के माध्यम से चर्चा में आए हैं। और दूसरा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है, एक चीज। और दूसरा, रुद्रपुर विधानसभा जो हमेशा रिकॉर्ड बनाते आ रही है, पिछली बार बड़ी विपरीत परिस्थितियां थी, 20,000 से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर में जीती। उसके बाद जितने चुनाव हुए, हमारा चाहे नगर निगम का चुनाव था उसमें हमने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया, हमारे लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड बना कि पूरे साल उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर भारत का ही ना, एक विधानसभा से 67,000 से अधिक वोटों की हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय अजय भट्ट जी को एक विधानसभा से लीड मिली तो रुद्रपुर से मिली। तो भाजपा का अटूट गढ़ है और यहाँ पर पिछली बार से बहुत अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज इष्टवाल की पुस्तक कण्वाश्रम भरत से भारतवर्ष को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। बता दें कि पुस्तक को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार मिला है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने इसकी जानकारी दी। रितु खंडूड़ी ने बताया कि 19 जुलाई को कोटद्वार में पुस्तक का लोकार्पण किया गया था और लोकार्पण के 1 महीने के अंदर ही ये पुस्तक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में आई, जिसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स एवं मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन की आयोजित 46वें पुरस्कार सम्मान में आर्ट एवं कॉफी टेबल बुक की श्रेणी में देश भर में पुस्तक को पहला पुरस्कार मिला है। सच कहूँ तो ये सरप्राइजिंग रहा। कभी सोच भी नहीं सकता था कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन जिनेवा, ये दोनों चुनिंदा मतलब लगभग 5000 किताबों में एक किताब को सिलेक्शन करना और उस जूरी के माध्यम से सारे सुप्रीम कोर्ट के जज इसके हेड थे, तो उसमें चयन कण्वाश्रम और करुणानगरी की एक किताब का कण्वाश्रम भरत से भारतवर्ष का चयन होना, ये जब मुझे यहाँ से जानकारी मिली मैडम के कार्यालय से तो मैं हतप्रभ रह गया। कॉफ़ी टेबल बुक में 2026 में हम लोगों को कर्ण आश्रम भरत से भारतवर्ष तक के लिए फर्स्ट प्राइज़ इंटायर कंट्री में मिला है और उसके जो मानक रहे हैं, क्या देखकर ये फर्स्ट प्राइज़ मिला। पहले ऑफ कोर्स हिस्टोरिकल टॉपिक पर हमने इस चीज़ को बनाया हुआ है और कुछ हद तक भूली गई हिस्ट्री जिसको बहुत ज़्यादा लोग जानकारी नहीं रखते हैं, तो एक उस पर हम सबसे अव्वल रहे। साथ ही साथ फोटोग्राफी कैसी रही, किस तरह के फोटोग्राफ्स आपने यूज़ किए, कंटेंट उसका लिखा क्या है, लेखन कैसा रहा, उसकी बात हुई। फिर प्रेजेंटेशन हमने देखी, जैसे तामपत्र का लुक देने का प्रयास किया, प्रेजेंटेशन कैसा रहा, इन सब चीज़ों को देखते हुए ये दोनों जो फेडरेशन का जो ग्रुप है उसने ये निर्णय लिया कि कॉफ़ी टेबल बुक जो हमारी कर्ण आश्रम भरत से भारतवर्ष है वो इस श्रेणी में प्रथम रहेगी पूरे हिंदुस्तान। अल्मोड़ा में जिला अस्पताल को रानीखेत स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस विधायक
मनोज तिवारी का कहना है कि सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत अल्मोड़ा के जिला अस्पताल को रानीखेत शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, जो कि पूरी तरह गलत है और इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। पर्वतीय क्षेत्र के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, जबकि जितने भी हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं और हमारे जो जिला चिकित्सालय है उसको पूर्ण रूप से सुविधाजनक होना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा वहां पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार एक तुगलकी फरमान यहाँ देने जा रही है और इन जिला चिकित्सालय को स्थापित करने का काम कर रही है। तो इसके लिए हमारी मांग है कि उसको स्थापित ना किया जाए, और अगर स्थापित किया जाएगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों में आंदोलन करेगी। रुद्रपुर में एसआईआर बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव की स्थिति बन गई। बैठक के दौरान ही अधिकारियों के सामने शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल आपस में भिड़ गए। वहीं बीजेपी से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को फोन कर और घर जाकर धमकाया जा रहा है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना शुरू कर दिया। कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा गुंडा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो बेचारे बीएलओ ने इतना अच्छा काम किया, बीएलओ के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कमिश्नर के सामने, डीएम के सामने इन लोगों ने बदतमीजी की और हमने इनका जवाब दिया। जो हमारे तिलकराज भीड़ जी या रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी या पूरे जिले के विधायक, वो तड़पते नजर आ रहे, बिलखते नजर आता है पूरे जिले के लोग। जब ये बात कमिश्नर साहब से हो रही, हम अपनी बात रखो, गाली गलौज, धमकाना, बदतमीजी, माँ की गाली देना, ये निश्चित रूप से अधिकारी के सामने ये उनकी छटपटाहट है, ये निहायत गैर जिम्मेदाराना है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल ने सेतु आयोग को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सेतु आयोग केंद्र की नीति आयोग के तहत काम कर रहा है। दिनेश अग्रवाल की माने तो मौजूदा वक्त में आयोग करीब 5 प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। इसमें अर्थव्यवस्था, कौशल विकास, अवसंरचना एवं कल्याण, शहरी एवं उपनगरीय विकास, अनुसंधान एवं मूल्यांकन के साथ ही डेटा एनालिसिस शामिल है। उन्होंने कहा कि सेतु आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प और सीएम धामी के दूरदर्शी सोच से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए अहम भूमिका निभा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 47 का जो एक स्वप्न है भारत को आगे ले जाने का, तो सेतु आयोग नीति आयोग की राह पे, जिस तरह केंद्र में नीति आयोग है उसी तरह राज्य में सेतु आयोग है। और सेतु आयोग मैं समझता हूँ कि, क्योंकि मुझे तो अभी थोड़े दिन यहाँ पर हुए हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ हम बहुत अच्छी राह पर हैं और जल्दी हम अपना जो विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे वो राज्य के लिए एक बहुत ही फ्रूटफुल हमारा डॉक्यूमेंट होगा, जिससे राज्य को आगे बढ़ाने में, सरकार को बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में बहुत मदद मिलेगी। रुड़की में पिरान कलियर मार्ग पर स्थित सोलानी नदी पुल की बदहाली को लेकर कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पुल पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जबकि पुल से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। ऐसे में पुल पर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने पुल की मरम्मत न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कि ये जो सोलानी नदी का पुल है, इसमें बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। आप जाके अभी स्वयं निरीक्षण कीजिए। बहुत सारे गाँव के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, उनके चोट भी लग रही है। अभी परसों रात ही दूसरी पटरी पर 3 नौजवान बच्चों की मौत होगी क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं। लापरवाही कर रही है सरकार। सरकार की प्रायोरिटी पे ये घाट क्षेत्र नहीं है, ना सरकार की प्रायोरिटी पे मेवड़ है, ना इमली है, ना कलियर है, ना और बहुत सारे गांव जो इससे जुड़ते हैं। कोई इनकी प्रायोरिटी पे नहीं है। इनकी बला से कोई बच्चा मरे, किसी को चोट लगे, ये जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये खराब हो, इन्हें इन सब चीजों से कोई सरोकार नहीं।
नैनीताल जिले में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीएलओ और बीजेपी के BLA-2 को धमकाने का आरोप लगा है। मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने एडीएम विवेक राय को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिले में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ता कथित रूप से असामाजिक तत्वों को साथ लेकर बीएलओ और बीजेपी के BLA-2 को धमका रहे हैं। इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं और कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका 2-2 जिलों पे नाम है या 2 राज्यों में नाम है, तो उनके नाम को काटने की, उनको जो है प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या देखने में आया कि हमारे जो BLA-2 है भारतीय जनता पार्टी के और जो इस काम में लगे हैं BLO जो अपने सरकारी काम में लगे हुए हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और ऐसे मतदाताओं को डराने धमकाने का जो काम किया जा रहा है उसके निमित्त आज हमने ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसकी कॉपी हमने राज्य निर्वाचन अधिकारी जी को भी दी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इसकी ज्ञापन हमने प्रस्तुत की। चमोली के गोपेश्वर जिला सभागार में डीएम गौरव कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों ने डीएम के सामने अपनी समस्याएं रखी। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 26 शिकायतें सामने आई। वहीं डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले मिठाई कारोबार पर महंगाई की मार पड़ती दिखाई दे रही है। चीनी से लेकर काजू, बादाम, पिस्ता, घी और चांदी वर्क तक कई जरूरी कच्चे माल के दाम पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं। देहरादून हलवाई एसोसिएशन की अगस्त 2026 की मूल्य सूची में कई सामान की कीमतों में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे मिठाई की मिठास फीकी पड़ गई है। देखिए रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में फीकी पड़ी मिठाई की मिठास, आसमान छू रहे मिठाइयों के दाम, कच्चे माल की कीमत में भी इजाफा। अब क्या करे आम जनता? त्योहारों में मिठाई की मांग बढ़ते ही बाजार में कीमतों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। देहरादून में इस बार मिठाई कारोबारियों की लागत बढ़ गई है। सबसे बड़ा झटका चीनी की कीमतों ने दिया है। अगस्त 2025 में 44 रुपए प्रति किलो बिकने वाली चीनी अब 70 रुपए किलो पहुंच गई है, यानी एक साल में 59% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ चीनी ही नहीं, मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाला देसी घी भी महंगा हुआ है। देसी घी के दाम 620 से बढ़कर 720 रुपए किलो हो गया है। मैदा और आटे की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रक्षाबंधन बिल्कुल पास में आ गई है, तो काफी सदस्यों ने विचार विमर्श करा और फिर ये आपस में तय पाया गया कि जो रेट पे जो दुकानदार अपना माल बेचता है, हम उसके अंदर 10% की रेट की बढ़ोतरी करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। काफ़ी विचार आया कि हम 20% बढ़ाएं, 15% बढ़ाएं, लेकिन सबका एक राय रही कि उससे होने से आम उपभोक्ताओं के ऊपर काफ़ी जोर पड़ेगा। हम भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं। चीनी समेत दूसरे सामानों पर दाम की बढ़ोतरी होने के बाद पिछले दिनों से मिठाई विक्रेताओं को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था, लेकिन मिठाई एसोसिएशन से जुड़े शहर के 120 मिठाई विक्रेताओं ने बैठक करने के बाद निर्णय लिया है। देखिए, जब पानी सिर के ऊपर चला जाता है तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं। हम ये सोच रहे हैं, कोशिश ये करेंगे दिवाली तक हम आशावान हैं कि हमारी सरकार जो है इस पे ध्यान देगी, रेट कम होंगे। अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था कि प्याज के रेट भी बहुत बढ़ गए। अब जिसके हमारे यहाँ जैसे छोले भटूरे बनते हैं या खाना बनता है तो उसके ऊपर भी बढ़े, तो ये पड़ता ही है, आम उपभोक्ता भी बढ़ रहा है। लेकिन हम उतना अपने कस्टमर के ऊपर, अपने सम्मानित ग्राहक के ऊपर उतना वो करना चाहते हैं ताकि वो भी मतलब जो है डरे ना, घबराए ना। तो इसलिए हमें होप है भारत सरकार रेट पे अपना अंकुश लगाएगी और रेट ठीक होएगा। त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है और मिठाई एसोसिएशन ने बैठक करके फैसला लिया है कि मिठाइयों पर प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी, तो कहीं न कहीं आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ेगा। वहीं ग्राहकों का भी कहना है कि मिठाई महंगी होने के कारण अब सीमित मिठाई खरीदनी पड़ेगी। Prices are rising, but I tell you, it's not a habit to eat sweets nowadays. Basically, it's a tradition to take sweets to somebody's house. That's why people purchase, but they are purchasing in limited quantities. I would have purchased 1 kg, 2 packs, but now I have purchased half kg, 2 packs. Moreover, there are other items also. People are diverting their purchases. Like young generation, they hardly eat any sweets. They go for chocolate and snacks. Sweets consumption is decreasing, but prices are rising. I don't know for what reasons.
भारत में जिस तरह से चीनी और ड्राई फ्रूट के रेटों की बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मिठाई के विक्रेता थे उनको नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसको लेकर आज देहरादून मिठाई एसोसिएशन ने एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मिठाइयों पर 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि एक दो दिन में जो मिठाई की जो बढ़ोतरी है 10% वो बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब अगला आगे त्योहारी सीजन है, पहले रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद जन्माष्टमी है, तो जो आम जनता है उनको 10% महंगी मिठाई खरीदनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महंगाई का दौर लगातार जारी है, तो आम जनता पर भी महंगाई का भार झेलना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। काशीपुर में फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर दुकानें तैयार कर आवंटित करने का मामला गर्मा गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाने वाला नगर निगम खुद फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर रहा है। लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से सड़कों पर यातायात का दबाव पड़ेगा, साथ ही राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि क्षेत्रवासी नगर निगम को नियमानुसार टाउन वेंडिंग पॉलिसी के तहत चिन्हित वेंडिंग जोन में दुकानें आवंटित करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फुटपाथ पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज पुभाव में होमवर्क न करने पर क्लास 6 की छात्रा की पिटाई करने का मामला सामने आया है। छात्रा के परिजनों ने गेस्ट टीचर पर पिटाई करने का आरोप लगाया। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की और प्रशासन ने वायरल वीडियो और जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित गेस्ट टीचर का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। स्कूल की विजिट हुई थी, उसमें हम लोगों के द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि प्राथमिक तौर पे इसमें टीचर की गलती पाई गई है। बट एक इंक्वायरी कमेटी बैठा रखी है जो बीओ दौला देवी के अंदर है और वो आज तक इसमें रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और इसमें तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई करेंगे। बच्चे के पेरेंट्स से, उनकी बहन से भी हमारी मुलाकात हो गई, तो उन सबको हमने CBM जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो तो हम सब ने कर ही लिए हैं। एंड इसके साथ ही साथ हमने ये भी इंश्योर करा है कि जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं उन पे भी हम लोग काम कर सकें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में रोपवे परियोजना में देरी पर भड़के सीएम धामी, कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी, समय पर पूरा करें काम वरना होगा एक्शन। देहरादून में सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत कार्यक्रम, सीएम ने की शिरकत, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने लगाए स्टॉल, मुख्यमंत्री धामी ने की खरीदारी। प्रदेश में नहीं शांत हो रहा हल्द्वानी के रैली स्थल के शुद्धिकरण का मसला, पहुंचा लोक भवन, कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल से शिकायत, मामले में कार्रवाई की मांग। रक्षाबंधन के त्योहार पर सियासी दलों को आई प्रदेश की बहनों की याद, पक्ष विपक्ष के नेता कर रहे कार्यक्रम, महिलाओं से जुड़ी बदहाल व्यवस्थाओं ने माननीयों की मंशा पर उठाए सवाल।